Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो किसी भी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट की बात करें, उसकी वजह से किसी अन्य मटेरियल पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कितनी स्ट्रेंथ का फोर्स लग रहा है, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड कराते हैं। मोटिवेशन क्या है आपके लिए? सबसे पहला मोटिवेशन है फिजिक्स इज नॉट टफ। भैया फिजिक्स बहुत आसान है अगर फिजिक्स को प्रैक्टिकली लिया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इंग्लिश भाषा में प्रैक्टिकल समझेंगे क्या? ना ना, क्या प्रैक्टिकल लैब में जाके प्रैक्टिकल को समझे? भैया प्रैक्टिकल इस तरीके से जैसे आपके साइंटिस्ट गौरव चौधरी आपको समझाते हैं, घर का वेस्ट मटेरियल ही इकट्ठा करके उसी से फिजिक्स को समझो, तब जाके आपको समझ में आएगी। और प्रैक्टिकल इन ओन योर लैंग्वेज, ओन योर लैंग्वेज मतलब अपनी ग्रामीण भाषा, जो आपके गांव की भाषा है, सिटी की भाषा है, उसमें समझो फिजिक्स को। ऐसा नहीं है भैया जैसे किताब में इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश का ही रट्टा मार लिए और आप असली फिजिशियन बन गए। असली फिजिक्स स्टूडेंट उसी को बोलते हैं जो अपनी ग्रामीण भाषा में फिजिक्स के किसी भी प्रैक्टिकल किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझा दे कि कार्य हो रहा है, मतलब ऐसे बिल्कुल बेसिकली। कैसे सर? अब मैं फोर्स को कैसे समझाता हूँ, फोर्स को कैसे समझाता हूँ? मान लीजिए ये डब्बा है, ये डब्बा मेरे द्वारा उठाया जा रहा है, तो फोर्स है यानी इसका मास है और इस पर एक्सीलरेशन करा रहा हूँ, हो गया फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब प्रैक्टिकली समझाओ किसी भी चीज को देसी भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उसी भाषा में समझाएंगे, फिजिक्स इज नॉट टफ की भाषा में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भैया इंटेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ तो अब आप समझ ही गए होंगे, ताकत की बात करती है ना, मजबूती की बात। स्ट्रेंथ बोले तो मजबूत एकदम। स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ इतनी है मैं इसको एक धक्के में उड़ा सकता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो किसी चार्ज पर मान लीजिए, स्ट्रेंथ कैसे समझा सकते हैं? अब आप मान लीजिए ये क्या है, एक स्प्रिंग, ये लोहे की स्प्रिंग है। ये क्या है? एक मैग्नेट। ये क्या है? मैग्नेट। अब भैया हम इलेक्ट्रिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमको कौन सी मैग्नेट की जरूरत है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सी मैग्नेट की जरूरत है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। रियलिटी में सर बार बार इसको टेम्पररी मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। टेम्पररी मैग्नेट सर बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट शब्द बता रहे हो, क्या दिखाओगे भी? ये सब बना के दिखाएंगे। मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, इस तरीके से कोई चोवा ले लीजिए, टिप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, लोहे का टुकड़ा होना चाहिए इस तरीके से लोहे का टुकड़ा हो गया। इस पर इस तरीके से इंसुलेटिंग वायर लपेट दीजिए। इंसुलेटिंग वायर कौन सा होता है सर? जो मोटर बांधने के लिए यूज किया जाता है गांव में, सिटी में जो आपकी मोटर्स होती हैं, पंखा वगैरह चलाने वाली या कुछ भी करने वाली मोटर, उसके अंदर जो तार होता है वो इंसुलेटिंग वायर होता है, उस पर एक इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, कॉपर का तार होता है। कॉपर का तार ले लीजिए। ये क्या है सर? ये कोर कहलाती है। कोर किसकी बनी हुई होती है? आयरन की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। लेकिन सर इसको खरीद के लाना है क्या? ना ना, आपके घर में सरिया होगी, चोबा होगा, कुछ तो होगा, उसी पे आप तार लपेटिए। कौन सा तार? उससे ले आइए जो इलेक्ट्रिशियन आपके गांव में मोटर वगैरह बांधता है, उससे वो तार ले लीजिए। इस पे आप सेल लगा दीजिए, बैटरी का सेल लगा दीजिए। जैसे ही आप सेल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक चुम्बक पैदा होगी, इसमें एक क्या पैदा होगी? मैग्नेट पैदा होगी, और वो आसपास की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगेगी। समझ में आया कि सर बार बार आप टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्यों बात कर रहे हो? तो इस परमानेंट मैग्नेट से मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला फंडा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फंडा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा के दिखाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? ये तो बताया मैंने बेसिक, भैया कैसे मैग्नेट बनाए, मैग्नेट बनाना सिखाया। दूसरा, अब टेम्पररी मैग्नेट इसको इसलिए बोला, जब सेल निकाल दोगे तो खराब हो जाएगी, सेल लगाओगे तो चल जाएगी। इसको बोलते हैं भैया, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को बोलते हैं हमेशा क्या? सोर्स चार्ज।
सोर्स चार्ज, मैग्नेट को हमेशा बोलते हैं सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज, इसी को बोलेंगे सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज। और इसको हमेशा कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है, कैपिटल क्यू। इस तरीके से एक चार्ज ले लीजिए, इसको कैपिटल क्यू से दर्शाइए। भाई मैग्नेट रख दो इसके ऊपर तो बात एक ही है, यानी सोर्स चार्ज है। ये क्या है? एक सोर्स चार्ज। लेकिन सर एक और सुना था हमने तो, टेस्ट चार्ज। भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं तो सर हमने तो टेस्ट चार्ज भी सुना था, जिसे स्मॉल क्यू नॉट से दर्शाया जाता है। सेम वैसे ही जैसे मैंने बोला किसी मैग्नेट के द्वारा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी अन्य मटेरियल पर कितनी ताकत यानी कितनी स्ट्रेंथ का फोर्स लगाया जा रहा है, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे? यहां मैग्नेट रख लिए सर, यहाँ टेस्ट चार्ज रख लिए। टेस्ट चार्ज क्या हो सकता है? कोई भी लोहे का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, टेस्ट चार्ज यानी कि इसकी तरफ खींचेगा। अब ये क्या होगा? इनके बीच में एक क्या लगेगा? फोर्स। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को किस नाम से जानते हैं सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कूलम्ब्स लॉ ने अच्छे से बताया। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा तो इसकी तरफ खिंचा चला आएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्लियर हुई कि जितनी ताकत से खिंचा चला आ रहा है उसी चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे सर? ये जो चार्ज है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 2 कूलम का चार्ज है। भाई चार्ज हमेशा ऐसे तो होता है, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम। चार्ज हमेशा किस में होता है? क्वांटाइज्ड होता है ना, तो ऐसे तो होगा। मान लीजिए मैग्नेट है, 2 कूलम की है, 2 कूलम यहाँ रखी है, इस पर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है? E=F/Q। तो भैया फोर्स कितनी है यहाँ से? 10 न्यूटन। चार्ज कितना है सर? 2। ये 10 है तो कितना आ गया? 5 न्यूटन पर कूलम्ब। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 5 न्यूटन पर कूलम्ब की लग रही है, यानी स्ट्रेंथ जो है इस फील्ड की 5 न्यूटन पर कूलम्ब है प्रत्येक चार्ज पे। मतलब ये चार्ज है, अगर यहाँ 10 चार्ज भी बिखेर दिए जाएं, 10 चार्ज बिखेर दिया जाए प्रत्येक चार्ज पे इस मैग्नेट के द्वारा 5 न्यूटन पर कूलम्ब फोर्स लगेगा। अच्छा ये बात है सर, तो इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दीजिए सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो अच्छे से आपको समझ में आ गई, ऐसे ही इसी भाषा में आप डेफिनेशन लिख पाएंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की स्पेलिंग क्या होती है? INTENSITY। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड मतलब कैलकुलेट या ऑब्जर्व। इट डिटरमाइंड बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को तो बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से किसी अन्य चीज पर, मान लीजिए लोहे के क्रिस्टल बिखेर रखे हैं, तो इन पे जो लगेगी फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी यानी इसको अपनी तरफ जो खींचेगी वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड, यानी कैलकुलेट। तो यहां तक की डेफिनेशन तो बेकार है, इसका मतलब कुछ है नहीं। ये कहना चाह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, एट एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड मतलब कैलकुलेट बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से, बाय द लिख रहे हैं ना, बाय मतलब द्वारा, बाय का मतलब होता है द्वारा, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होगा, इस पे अप्लाइड होगा, वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं भी तो यही बोलना चाह रहा हूं कि इस मैग्नेट के द्वारा इस लोहे के टुकड़े पर कितनी इंटेंसिटी का फोर्स लग रहा है। और ऐसे फोर्स लगने के कारण क्या पैदा होता है? किसी भी जनरेटर या मोटर में रोटर
यानी घूमने वाला, रोटर रोटेट करने वाला, और जो स्थित पार्ट होता है उसको स्टेटर बोलते हैं। क्या पैदा हो जाता है जनरेटर के अंदर? वोल्टेज। यही तो होता है रियलिटी में। अब आई बात समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होती है। रियलिटी में, फिजिक्स में तो नहीं बताया जाता, हम बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। आप जो वोल्टेज अप्लाइड करते हो, वोल्टेज अप्लाइड करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर ये कौन सी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो ये होती है भैया आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी किस किस को बोला जाता है? जो मैग्नीट्यूड भी रखती हैं और डायरेक्शन भी रखती हैं, उन्हीं को तो वेक्टर क्वांटिटी बोला गया। सर मैग्नीट्यूड कहाँ है इस पे? भैया दो कूलम्ब जो चार्ज बताया गया था उसकी संख्या को ही तो दर्शाता है, यानी मैग्नीट्यूड को ही तो दर्शाता है। मैग्नीट्यूड बोले तो संख्या, और डायरेक्शन भैया दिशा। दो चीज तो इंपॉर्टेंट। और क्या है? क्वांटिटी, यानी डायरेक्शन भी है उसके पास, उसकी संख्या भी है, इसलिए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इसकी एसआई यूनिट भी तो होती होगी कुछ, एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट हमने बताया आपको न्यूटन पर कूलम्ब। सर कहाँ से आई है? इसका फॉर्मूला होता है E=F/Q। तो फोर्स को भैया न्यूटन बोलते हैं, और कूलम्ब को, Q को कूलम्ब बोलते हैं, यानी चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है, इसलिए हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। सर ये इसके एसआई यूनिट है ना न्यूटन पर कूलम्ब। हमने तो सुना है एक और होती है वोल्ट पर मीटर। भैया न्यूटन पर कूलम्ब बोलो या वोल्ट पर मीटर बोलो, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है। पहला समझ में आया ये वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा समझ में इसकी एसआई यूनिट आई। सर इसका सिंबल तो आपने बताया ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है भैया ई। इसका जो सिंबल होता है जिससे इसको दर्शाया जाता है ये होता है ई, यानी कैपिटल ई कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है किसी भी चार्ज पर, न्यूटन पर कूलम्ब, यानी प्रत्येक चार्ज पर। इससे तो आप समझ रहे होंगे न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन बोल रहे भाई यानी फोर्स, कूलम्ब यानी कि प्रत्येक चार्ज पर, इसी चीज का यही तो मतलब है। न्यूटन पर कूलम्ब यानी न्यूटन पर कूलम्ब यानी पर चार्ज, न्यूटन पर चार्ज की बात कर रहा है। प्रत्येक चार्ज पर कितना न्यूटन लग रहा है उसी को क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आई बात? अब यानी कि फोर्स और चार्ज के बीच का रेशो जो है वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रत्येक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, आगे जाके इसी की वजह से वोल्टेज पैदा होगा। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो अच्छे से समझ में आ गया। देसी भाषा में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर जितना फोर्स लगता है, यानी इस पर जितना फोर्स लग रहा है, यही क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या आता है यहां से? हाँ, तो यहां से क्या आता है? इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज क्लोज टॉगेदर देन इंटेंसिटी इज हाई। इंटेंसिटी अरे सर ये तो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को। तो इसीलिए तो सर मैंने पहला पॉइंट लिखवाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको डिटरमाइंड किया जा सकता है फोर्स की टर्म में भी। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास होंगी, जितनी ज्यादा क्लोज होंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे होगी सर? क्लोज मतलब, अब भैया ये जो है लोहे का टुकड़ा ये दूर है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, और जैसे ही ये इसके पास आता है तो चिपक जा रहा है ना, मजबूती से चिपक रहा है। यहाँ तो नहीं चिपक रहा, जैसे पास आ रहा है मजबूती से चिपक रहा है।
तो सर ये तो सारा फंडा यही है, पास पास वाला जितना ज्यादा पास पास उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो कहना क्या चाह रहे हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं हम। अगर ज्यादा सेपरेट कर दोगे यानी दूर दूर कर दोगे, सेपरेट कर दोगे तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो हो जाएगी लो। भैया दो प्रॉपर्टी हैं, पहला पॉइंट अगर क्लोज होंगी तो क्या होगी, हाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इनको दूर कर दोगे तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लो हो जाएगी, वीक हो जाएगी ना। तो इसी को लिख सकते हैं वीक, या तो वीक लिखो या लो लिखो, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट पूरा क्लियर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यहां से क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जो बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाले हैं। लेकिन यार ये जो है ना समझने का है, अब आप इसके सारे चैप्टर करते हो जो मैं कराता जा रहा हूं, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हो तब तो आपको समझ में आएगा। अब डायरेक्टली ही आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझे तो कभी समझ में नहीं आने वाला है, समझे बात। और जितना मैं बोलता हूं उसको हिंदी में लिख लिया करो, अगर आप उसको लिखते हैं तभी आप पढ़ पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो क्या सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डेंसिटी एक ही शब्द है क्या, या दोनों अलग अलग है? भैया है तो ये सब एक ही बात, लेकिन अलग अलग हैं ये। सर ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया, आप बोल रहे हो एक ही है और अलग अलग भी बता रहे हो। अब जब मैं समझाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कुछ भी नहीं है। अगर एक चीज समझते हैं तो सारी चीज समझ में आ जाती है। आपको सबसे पहले समझना है कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी समझोगे तो फ्लक्स समझोगे, और फ्लक्स समझोगे तो क्या समझोगे, डेंसिटी समझोगे। क्या होता है, अब ये क्या है, एक चार्ज, ये क्या है चार्ज, इसको मैं किससे दर्शा देता हूं, Q से। भैया चार्ज का सिंबल Q होता है, इसको मैं Q से दर्शा देता हूं। कैसे दर्शा देता हूं, ये रख गया, ये क्या रख गया, एक चार्ज, Q से दर्शा दिया। अब इसमें से क्या आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि इसमें से क्या निकलती हैं, क्या निकलती हैं, किसी भी चार्ज में से, चाहे मैग्नेटिक चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रिकल का चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो, उसमें से क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इनको क्या बोलेंगे, प्रत्येक को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले तो विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और इसको मैं एक दूसरी भाषा में बोलूं तो चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं इसको, आगे आने वाले चैप्टर में। चुंबकीय क्षेत्र बोलूं, विद्युत क्षेत्र बोलूं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं, बात एक ही है। अब इसमें से क्या निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी एक लाइन की बात करूंगा तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EFL, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इस सारे बंडल को एक ही नाम से बोलने लगूं मैं, पूरा का पूरा बंडल, भाई एक को तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, लेकिन सारे के सारे बंडल को एक ही नाम दे दूं, कैसे। अब ये क्या है, इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, 4-5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरीके से। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अलग अलग, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी है, ये भी है। इन सभी को एक जगह करके और मैं बोलूं बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बंडल को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बंडल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है बंडल की, ये क्या है, एक बंडल। भैया बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक नाम से बुलाने के लिए एक बंडल बना दिया, और उसी को बोलते हैं क्या लिखता है बुक में क्या लिखता है, NCERT क्या लिखता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं क्या लिखता हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैं क्या लिखता हूं इसी चीज को, द बंडल, मेरी लैंग्वेज में द बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई बात समझ में।
एनसीईआरटी भी वही चीज बोलती है जो मैं बोलता हूं और ये गौरव बोलता है। ये मेरी खुद की लैंग्वेज में है ये डेफिनेशन, और ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। कुछ अलग बोला क्या मैंने? बोला तो वही चीज, चाहे मैं नंबर बोल दूं। नंबर कैसे? बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या बोला मैंने? बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर एक नाम से बुलाना हो तो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सारे बंडल को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूंगा। तो मैंने भी तो इसको बंडल ही बोला, कुछ अलग थोड़ी नहीं बोला। तो भैया चाहे मैं देसी भाषा में समझाऊं चाहे मैं फिजिक्स की भाषा में समझाऊं, मेरा जो कहने का मतलब है बिल्कुल करेक्ट होता है। समझे बात? तो अब यहां से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर आया। और ये क्या होती है? एक स्केलर। ये क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। यहां से समझ लीजिए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन होती है? जिनके पास अपना मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। भैया स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन तो नहीं है लेकिन उनके पास मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर कौन होती हैं सर? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मान लीजिए ये जो डस्टर है 1 किलो का है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसके पास खुद चलने की डायरेक्शन है, खुद भाग सकता है, डायरेक्शन है, खुद भाग सकता है ना? नहीं है ना? अब खुद तो नहीं, मेरी सहायता से जा रहा है, तो इसके पास कहाँ से ये वेक्टर हो गया? ये तो स्केलर हुआ ना। इसीलिए जो खुद चल सकें वो होते हैं वेक्टर, और जो दूसरों की सहायता से चलें वो होते हैं स्केलर, देसी भाषा में। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बताया सर आपने? क्या बताया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी होता है क्या? नहीं, इसका होता है सिंबल। इसका जो सिंबल होता है वो होता है भैया त्रिशूल। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, दोबारा से बताते हैं। सर इसका सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? सबसे पहले जो इसका सिंबल होता है वो होता है क्या? एक त्रिशूल नामा, यानी त्रिशूल। अरे सर ये तो भोले शंकर का त्रिशूल है। क्या साइंटिस्टों ने चोरी कर लिया था? जो वैज्ञानिक थे, विदेशी वैज्ञानिक, क्या हमारे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय से किताब चुरा कर ले गए थे क्या? सर ये तो त्रिशूल है। पक्का आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे वैज्ञानिकों ने इसको इन्वेंट किया होगा, इसीलिए उन्होंने अपने भोले शंकर के त्रिशूल को रखा है। हो भी सकता है भाई, क्योंकि हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे वो दुनिया के नंबर 1 विश्वविद्यालय थे, और उनमें ज़्यादातर अपने धर्म ग्रंथों से रिलेटेड ही फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता था। तो इसीलिए विदेशी वैज्ञानिकों ने भी इसका सिंबल त्रिशूल ही रख दिया होगा। तो मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट है आपको समझाना। तो इसको त्रिशूल समझिए, लेकिन फिजिक्स में इसको क्या नाम दिया गया? साई। पी सिंबल जो होता है, पी इसमें एब्सेंस होता है, एब्सेंट, इसको बोला जाता है साई, PSI, यानी साई के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो साई होता है ना? सही हुआ सर। ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सर इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट भी तो कुछ होगी सर। इसकी SI यूनिट जो है वो कूलाम्ब है। सर इसकी जब SI यूनिट कूलाम्ब है तो सीधे सीधे चार्ज क्यों नहीं बोल दिए इसको? हाँ वही तो है, बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके अंदर से निकली? भैया इसके अंदर से ही तो निकली। किसके अंदर से निकली? इसके अंदर से निकली। ये क्या है? एक चार्ज। भाई मैग्नेट भी तो एक चार्ज ही है। ये बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। कैसे निकालता है? ये चार्ज रख दिए। अब भैया चार्ज में से ही तो निकल के भागी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र। कैसे निकल के भागा सर? थोड़ा प्रैक्टिकली बताएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली बताएंगे इसको। बिल्कुल बताएंगे भैया। यहाँ लोहा पड़ा हुआ है, खींच लेगा, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, मतलब इसका चारों तरफ क्षेत्र है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। अब आया सर समझ में? ये रियलिटी में चुंबकीय क्षेत्र की बात करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम चाहे तो साई बोलें, चाहे तो इसको साई बोलें, या इसको क्यू भी बोल सकते हैं सर हम। इसका सिंबल चाहे क्यू बोलें चाहे साई बोलें तो चलेगा, चलेगा। तो सर हमें इतना पता है कि बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन एज फ्लक्स, और इसका सिंबल होता है त्रिशूल यानी साई, त्रिशूल भोले शंकर वाला, या इसको क्यू बोल सकते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इसकी SI यूनिट क्या है? कूलम। और तो सर इसका कुछ समझ में आया नहीं, यानी कि पूरा ही तो समझ गए, आएगा क्या आप समझ में?
यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जा रही हैं बंडल, तो एक को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस बंडल को बोलेंगे, पूरे के पूरे बंडल को, फ्लक्स। ये हो गया भैया फ्लक्स। और देसी भाषा में समझिए भाई, कहीं एक व्यक्ति काम करने के लिए जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्ति। व्यक्ति ही तो बोलते हैं। बहुत सारे व्यक्ति कहीं कार्य करने के जाते हैं तो उसको बोलते हैं लेबर। भैया लेबर लगा दिया मैंने काम करने के लिए, तो वैसे ही लेबर बोला जाता है फ्लक्स को, और इसको क्या बोला जाता है? एक को व्यक्ति। आया बात समझ में? यानी एक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और समूह होगा तो फ्लक्स। अच्छा, आप समझ में आया? तो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी ये तो क्लियर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट बचा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। दूसरा आता है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो सर जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे दर्शाते थे? किससे दर्शाते थे? त्रिशूल से। इसको भी त्रिशूल से दर्शाएंगे क्या? इसको हमेशा डी से दर्शाएंगे, डी। ये डेंसिटी का डी। लेकिन सर हमें तो डेंसिटी की ही नॉलेज नहीं है, डेंसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी तो तब पढ़ेंगे, तो सबसे पहले डेंसिटी ही पढ़ लीजिए। डेंसिटी क्या होता है? मान लीजिए ये कागज है, ये छोटा सा कागज है, अगर इसकी ये लाइन दूर दूर है, इसमें कितनी लाइन? 3-4 लाइन रख दिए। और ये दूसरा कागज है, दूसरा कागज है, इसकी लाइन ज़्यादा पास पास है, इसकी लाइन क्या है? ज़्यादा पास पास। तो जब ज़्यादा पास पास हैं तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? घनत्व। घनत्व। भैया घनत्व का मतलब होता है कोई चीज घना घना। मान लीजिए कोई बैग लिया और बैग में मैंने अपने कपड़ों को ठोक ठोक के भर दिया, ठोक ठोक के उसको इतना भर दिया कि बाले बैग फट जाए, लेकिन पूरा ठोक ठोक के भर दिया। तो कोई चीज ज्यादा घनी घनी भरी जा रही है ठोक ठोक के, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? हाई। मतलब ये ठोक ठोक के भरा है ये वाला कागज, तो ये क्या है? इसकी डेंसिटी हाई। डेंसिटी हाई। और ये वाला थोड़ा फुलफुला भरा है तो इसकी डेंसिटी लो। तो देसी भाषा में समझिए, अगर कोई चीज फुलफुली है, फुलफुली भर दी है, यानी जैसे फॉर्म, तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है, लो है। और कोई चीज ज्यादा ठोक ठोक के भरी है तो उसकी डेंसिटी हाई है। तो सर आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर मैं 1 किलो की ईंट लूं, 1 किलो की ईंट लूं, ये क्या है? 1 किलो की ईंट। ईंट क्या होती है? ब्रिक्स। BRICS, ब्रिक्स बोले तो ईंट। घर बनाने के लिए यूज की जाती है, घर बनाने के लिए यूज की जाती है ईंट। और सर मैं इतनी बड़ी नाव ले लूं, बहुत बड़ी नाव, नाव बोले बोट, ठीक है। लेकिन सर इतनी बड़ी नाव तो तैर जाती है पानी पर, लेकिन केवल 1 किलो की ईंट डूब जाती है। ये क्या फंडा है सर? क्योंकि भैया जो ईंट है, ईंट के जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी चीज एटम से बनती है, छोटे छोटे कणों से बनती है, तो उसके पार्टिकल्स को ठोक ठोक के भरा है, ठोक ठोक के भरा है, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो पानी में डूब जाता है। अच्छा सर ये बात है। लेकिन जो लकड़ी है वो भी तो ठोक ठोक के है क्या? नहीं, उसके जो पार्टिकल हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी लो होती है। भाई डेंसिटी हमेशा पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अच्छा सर एरिया पे डिपेंड नहीं करती। आप तो इतने बड़े हो, आप तो डूब जाओगे, लेकिन आप तो इतने बड़े हो डूब जाओगे, लेकिन नाव क्यों नहीं डूबती? भैया मेरे अंदर एयर है और मेरे जो पार्टिकल हैं थोड़ा दूर दूर हैं, तो मेरी डेंसिटी लो है, और जो नाव है उसकी डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम वो वाटर के यानी पानी के ऊपर तैर जाता है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डूब जाता है। तो सर एक एग्जाम्पल बताइए, कि जो जिंदा इंसान होता है वो डूब जाता है और मरा हुआ इंसान तैरता है पानी पे, ये क्या मतलब है सर? भैया जो जिंदा इंसान होता है उसके अंदर एयर होती है और उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए जिसकी डेंसिटी कम वो पानी में डूब जाएगा, और जो मरा हुआ इंसान होता है, अच्छा तो मरे हुए इंसान की डेंसिटी ज्यादा होती है जिंदे से। अब आया घनत्व का मैटर समझ में, यानी जो ज्यादा ठोका ठोका घना घना उसकी डेंसिटी ज्यादा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डूब जाता है। अब कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब भैया आपने बताया सर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका और इसका रिलेशन क्या है डेंसिटी का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और डेंसिटी एक ही तो बात है। ये क्या है सर? ये मैंने अभी आपको बताया था टेस्ट चार्ज। फिगर बना के दिखा देता हूं।
ये क्या है सर? टेस्ट चार्ज। टेस्ट बोले तो क्यू नॉट किताबों में दिखाया जाता है कि टेस्ट चार्ज की जगह मैं आयरन पीस ले लेता हूं, आयरन पीस। और ये क्या है सर? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज बोल सकते हो इसको, सोर्स चार्ज को ही पॉइंट चार्ज क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा पाते हैं, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा पाते हैं, इसलिए इनको सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज बोला गया। क्या सर ये टेस्ट चार्ज भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? नहीं, ये अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करता है? क्या करता है? ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसके द्वारा निकला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा। कैसे करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको प्लस क्यू से दर्शाया गया है, यानी बड़ा वाला क्यू यानी कैपिटल क्यू, और ये स्मॉल क्यू। ठीक है, कैसे करेगा अभी दिखाते हैं। डिटेक्ट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing normally through any unit area। यूनिट एरिया, तो एरिया कहां से आ गया सर? इसमें ये लिया हमने कागज, कागज का टुकड़ा, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही बोल दिया जाता है फ्लक्स। फ्लक्स पास हुई, ये क्या है? एरिया। भैया कागज का टुकड़ा है, इसमें से जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसी को क्या बोल देंगे? डेंसिटी। अब आई बात समझ में सर, यानी कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला बन जाता है त्रिशूल यानी साई बटा एरिया, यानी कि कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से सर ये समझ में आया कि इसका जो फॉर्मूला है ये दर्शाता है किसी एरिया से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उसकी डेंसिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। हो गया ना क्लियर? जितनी ज्यादा कम पास होंगी उतनी ही कम हो जाएगी। हाँ भाई बात समझ में सर यहां से। तो सर जहां भी हमें मीटर स्क्वायर लिखा हुआ दिखेगा तो मीटर स्क्वायर का मतलब होता है डेंसिटी। समझ आई बात? जहां भी आपको लास्ट में मीटर स्क्वायर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना इलेक्ट्रिकल में डेंसिटी की बात कर रहा है, और मीटर क्यूब हमेशा वॉल्यूम की बात करेगा। ये समझ जाना आप, जहां भी लिखा हुआ दिख जाए। तो सर यहां से इतना तो हमको समझ में आ गया, यानी ये कैसी क्वांटिटी है सर? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है सर? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर इसकी एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो सर अब इसका प्रैक्टिकल भी तो दिखा दीजिए, इसकी थ्योरी तो आप लिखवा लीजिए। लिखवा दी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। नॉर्मली क्यों लिखे सर? 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, चाहे नॉर्मली बोलूं चाहे टेंजेंशियली बोलूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है किसी भी एरिया से, चाहे इलेक्ट्रिक वायर की बात करूं या जो बिजली का तार होता है उस पर भी 90 डिग्री दिखाया जाता है, चाहे कागज की बात हो, यानी तार पे ऐसे दिखाया जाता है ना हमेशा, और कागज पे ऐसे दिखाया जाता है। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती ही बनाती हैं। इसीलिए बोलते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय द टेंजेंट। सारी चीज अच्छे से बताई, लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल दिखाइए डेंसिटी का। हमें थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्रैक्टिकल दिखाते हैं इसका। डेंसिटी कम और ज्यादा कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में? बेसिकली चीजों में तो पता लगा लेंगे। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। ये क्या है सर? सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज। अब ये डायरेक्ट चिपका रहा हूं तो चिपक जा रहा है ना। इनके बीच में अगर परमिटिविटी मटेरियल डालूं, परमिटिविटी मटेरियल, तो ये क्या है? परमिटिविटी मटेरियल, कागज डालूं चाहे लकड़ी डालूं, ये जल्दी से क्या है? इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो सीधी सी बात है, फुल फुला है। अब फुल फुला है जो चीज होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो कहने का मतलब है ये जो मटेरियल बीच में भरा है ये कम परमिटिविटी का मटेरियल था, तो कम डेंसिटी का मटेरियल था। अब दूसरा मटेरियल डालते हैं। मान लीजिए इसकी जगह में इस डस्टर को डाल दूं, डस्टर को,
तो क्या चिपका पाएगा ये टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज चिपक पाएंगे? क्या ये सोर्स चार्ज इसको खींच पाएगा अपनी तरफ? नहीं खींच पा रहा है ना, चिपक ही नहीं पा रहा भैया, नहीं चिपक पा रहा। तो समझ जाइए ये एक बहुत ज्यादा मजबूती से ठुका ठुका भरा हुआ है लकड़ी का टुकड़ा, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। मैच कर रहा है ना, उसी से मैच कर रहा है, यानी देसी एग्जांपल से इसकी डेंसिटी हाई है, इसलिए इनका फोर्स कम कर दिया इसने भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे से पास नहीं होने दे रहा है। अब 90 डिग्री की बात आती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आई तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना इनके बीच में, कैसे बन रहा है सर? ये डस्टर, ये चुम्बक, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई तो ये बन गया ना 90 डिग्री का कोण, यानी इसके इस सरफेस के और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये होता है नॉर्मली या टेंजेंशियली। तो अब हमको यहां से समझ में आ गया सर, तीन चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो सर इनका रिलेशन जो होता है, रिलेशन आप कब कराओगे? रिलेशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी और डेंसिटी तीनों का मतलब क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट्स बनाइए।